Okay, let's see another topic, colligative प्रॉपर्टीज। क्या देखने जा रहे हैं अब हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है वो हम देख लेते हैं। सिंपली इट इज अ प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आप जितने ले रहे हो उस पर डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और किसके रिलेटिव होती है? तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपली मतलब ये क्या डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। मतलब कि यहाँ पर क्या होने वाला है अब कि अब जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं उसमें जब भी आपने सॉल्ट ऐड करा, आपने शुगर ऐड करा, ठीक है, उसमें आपने ग्लूकोज ऐड करा, आपने उसमें स्टार्च ऐड करा, तो हो क्या रहा है जनरली यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब ये जितने भी यहाँ पर चीजें होती है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज हमने बताई है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट का आपने सॉल्यूट ऐड करा है। ठीक है, वो उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और वो किससे रिलेट करती है? तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें एक्चुअली 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड हमें पढ़ना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेकेंड। और थर्ड हमको पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, डिप्रेशन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। और लास्ट पार्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक एक करके हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे RLVP। RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके फाइन, चलो ठीक है। अब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही हमें पता चल रहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, अगर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रॉल्सनो ने हमारी हेल्प करी थी सिंपली, तो उससे हमने फाइंड आउट क्या कर लिया था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फाइंड करने में मदद करी थी। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पर हमने देखा था ना कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि कहाँ गई वो फिगर, मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर पहले कुछ होगा, मान लो यहाँ पर 700 mmHg है। ठीक है, आपने ये सॉल्यूट ऐड करा, ग्रीन कलर की बॉल्स ऐड करी, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर? 600 mmHg। पहले 700 था यहाँ पर वेपर प्रेशर, अब क्या हो गया? 600 हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आके स्पेस उन्होंने कवर कर लिया और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिर ऊपर वेपर फॉर्म में नहीं जा पाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? कुछ दिख रहा है कि 700 से 600, तो वेपर प्रेशर कुछ डिक्रीज हो गया क्या? ये हाँ डिक्रीज हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हो गया है, ये भी क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि वो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक के मोल फ्रैक्शन पे वो डिपेंड करता है। यहाँ पर उसके नेचर वेचर से कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, उसके नेचर से कोई डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से मैटर करता है। मोल फ्रैक्शन क्या है? सिंपली आपका मोल्स का फ्रैक्शन, कि कितने अमाउंट का आपने सॉल्यूट ऐड करा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा। अगर आपने थोड़ा सा ऐड करा तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर कम होगा। आपने क्या करा? 1 किलो मतलब कि सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जितना ज्यादा आपने सॉल्यूट ऐड करा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। और फिर
वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं RLVP। हमें रॉल्स लॉ से एक चीज तो पता ही है सिंपली, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट। पी नॉट है हमारा क्या प्योर है, प्रेशर, प्योर प्योर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट वन, जो लिख रखा है ना ऑफ कंपोनेंट वन, द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। अब वो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता था प्योर वेपर प्रेशर का 700 mmHg, और फिर वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कम कितना हुआ है, वेपर प्रेशर कम कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर पहले 700 है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, फिर बाद में जो वेपर प्रेशर हो गया है वो, राइट। पहले हमने लिया राइट। प्योर वेपर प्रेशर, ये 700 वैल्यू दी थी, बाद में क्या हो गया था, वो वेपर प्रेशर कम हो गया था, कितना हो गया था 600, तो ये हो गया P1। P1 मतलब वेपर प्रेशर। अब P1 की वैल्यू हमें पता है, क्या लिख सकते हैं हम, जितना मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई बाय पी नॉट। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x1 P1 नॉट, तो P नॉट माइनस एक्स पी नॉट, यहाँ से P1 ठीक कॉम, P1 नॉट कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस x1 हो जाएगा क्या। है, हो जाएगा। अब 1 माइनस x1 को क्या x2 लिख सकते हैं, कि अगर बाइनरी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ही हम ले रहे हैं तो। लिख ठीक, सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जितना भी आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, आपने जब भी हम डिक्रीज होता है ना कुछ चीज, तो हम डेल्टा लगा देते हैं, ठीक है, ये डेल्टा आपने लगा दिया। तो जितना भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वो देखो यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, P1 नॉट मल्टीप्लाई बाय x2। थैंक्स। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा P1 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये चेंज कितना है, तो यहाँ पर 700 माइनस 600 कुछ अराउंड ऐसा होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि 700 क्या है आपका, P1 की वैल्यू ये क्या, P1 नॉट की, क्योंकि प्योर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, कि यहाँ पर P1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा सीन आ जाएगा, और ये सिर्फ डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, मतलब जो भी आपने सॉल्यूट ऐड करा है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सॉल्ट ऐड करा है आपने वाटर के अंदर, उस पे ही ये चीज डिपेंड करेगी। चलो देखो, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ गया। चलो ठीक है, एक डिराइवेशन भी है, तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में मैं बता देता हूँ, कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, हमने ये कहा, ये तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P1, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आपने क्या करा, इस P1 को नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, आपने क्या करा, P1 नॉट से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया है, देखो जब भी आपने P नॉट से एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया ये रिलेटिव लोअरिंग। ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग। ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P1 अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, जितना प्रेशर कम हुआ है डायरेक्ट उतनी वैल्यू आ जाएगी 100। जैसे कि हमने क्या देखा था, 700 प्योर वेपर प्रेशर माइनस 600 करा था, तो यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, तो 100 mmHg, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू होती है mmHg। अब यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पर 700 माइनस 600 डिवाइड बाय P1 नॉट, मतलब कि 700। तो यहाँ पर और सॉल्व करते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 700, ये जीरो से जीरो काट दो, 1/7, तो रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है, कितना कम हुआ होगा प्रेशर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग पता चलती है, कि 1/7 वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब, जब आप x2 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हो, मतलब कि आपने पानी लिया है, पानी का वेपर प्रेशर कितना था, तो आप मान लो 700 है, प्योर वेपर प्रेशर अराउंड 700 है पानी का। फिर आपने क्या करा, उसमें नमक डाल दिया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, 600 हो गया, ठीक वो है। 760 होता है ना, 760 ऑफ Hg। वो तो मतलब कि स्टैंडर्ड 1 ATM की बात कर रहे हो, आपकी नॉर्मल प्रेशर जितना होता है ना, वो वैल्यू है, मैं तो यहाँ पर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
कि कोई सा हमने सब्सटेंस लिया है जिसका प्योर वेपर प्रेशर 700 है, और जो दूसरा, फिर आपने क्या करा, जैसे पानी है सपोज कर लिया हमने 700 mmHg, उसमें आपने हम्म, सॉल्ट ऐड करा, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर जो रिलेटिविटी फाइंड करी कि रिलेटिव, कि यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ और पहले वेपर प्रेशर कितना था। तो यहाँ पर 1/7 हुआ कब, जब आपने x2 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि आपका सॉल्ट ऐड करा वाटर के अंदर, तब। ठीक है, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमको थोड़ी सी चीजें पता चलेगी। देखो, एक बार रीड करो क्वेश्चन, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। हम्म, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene। ठीक है, बेंजीन में जब उसको क्या करा, ऐड करा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes 0.845 bar। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर क्वेश्चन को एक और बार आप पढ़ो और इसमें देखो हम्म। क्या क्या गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। इसको बाहर से चेंज करना है क्या? नहीं मत करो, दोनों अगर बार में दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बार एक एटीएम में होता, एक बार एक एमएमएचजी में होता, दूसरा अलग अलग होता, तब हम चेंजेस करते हैं। दोनों यूनिट अगर सेम दे रखी है देन वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। पता चला हाँ, क्या क्या गिवन है। एक मिनट, हाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, दोनों ये वेपर प्रेशर दे रखे 0.850 माइनस 0.845। ठीक है, तो उससे क्या आएगा। उससे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। फिर उसका हम क्या करेंगे। उसको फिर इक्वेट करेंगे मोल फ्रैक्शन से, तो उससे मोलर मास आ जाएगा। बस ठीक है, मतलब कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर सिंपली आपको एक बेंजीन दे रखा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे रखा है बेंजीन का। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ढक्कन लगा दिया। जब यहाँ पर वेपर प्रेशर नोट करा बेंजीन का कितना है, तो ये आया हम्म, 0.850। मतलब कि हमको गिवन क्या क्या है, तो P1 नॉट हमने पहला क्या मान लिया, पहला कंपोनेंट जो है हमारा वो है बेंजीन। ठीक है, P1, जिसको हम बेंजीन चलो लिख लेता हूँ बेंजीन। ओके, P1 नॉट की वैल्यू कितनी हो गई। 0.850। 0.850। ओके, अब आपने क्या करा यहाँ पर, सिंपली इसमें हमने ऐड कर दिया कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कोई सा सॉलिड ऐड करा, ठीक है, कितना ऐड करा, तो 0.5 ग्राम। हम्म, ठीक है, और कितने ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करा, तो आपको ये दे रखा है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन था। ठीक है, और बेंजीन का कुछ मोलर मास दे रखा है 78।
तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जब आपने ये सॉल्यूट को ऐड करा नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वेपर प्रेशर कम हो गया कुछ, तो यहाँ पर आपको दूसरा मिल गया है कि P मिल गया है आपको P1, वेपर प्रेशर अब कितना हो गया है, तो 0.845। तो हमने अभी एक चीज पढ़ी कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था हमने कि P1 नॉट माइनस P1, और इसको हम डिवाइड कर देते थे ये वाली टर्म से, P1 नॉट से, तो ये हो जाएगा P1 नॉट। अब ये यहाँ पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका X2 के, ठीक है, जितना आपने सॉलिड या फिर सॉल्यूट को ऐड करा है उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये मैं वो इक्वेशन वो मोल फ्रैक्शन वाला सॉल्व करे थे, 1 मिनट। हाँ, 0.805 डिवाइडेड बाय 0.850। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही चीज़ थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो ठीक है, 0.850 माइनस 0.4845 डिवाइड बाय 0.850। ठीक है, तो आपको ये कुछ वैल्यू मिल रही है, 0.05 आ रहा है क्या, हाँ, 2 मिनट रुकना, 0.05 आएगा डिवाइड बाय 0.850, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X2। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमें पता है ना, N2। गिवन मास। हाँ नहीं नहीं, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, N2 के हाँ, मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 प्लस N2। N2। ठीक है, अब हमें पता है N2 जो है आपका, ठीक है, मोल्स कितने हैं, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट जो चीज करनी है N2। ठीक है, N2 क्या होता है, मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल अब 2 आपने क्या लिया है, सॉलिड, जो सॉलिड सॉलिड को ऐड करा है, और इसका ही आपको, 0.5 हाँ 0.5, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यही मोलर मास तो फाइंड करना है। हम्म, ठीक है, और यहाँ पर अब देखो, जब आपने एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट तो 0.5 ग्राम ही आपने ऐड करा है, N1 की वैल्यू देखते हैं हम, N1 की वैल्यू जो होगी गिवन मास अपन मोलर मास होगी। ठीक है, बेंजीन, 78 39 बेंजीन का गिवन मास कितना है, 39/78। 39/78। क्या ये 1/2 हो रहा है, हाँ। तो मतलब कि ये 0.5 मोल है। हम्म, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका 0.5 मोल। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर बार हम क्या करते हैं, जब भी हम X2 को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये N1 को हम इग्नोर कर देते हैं, सॉरी गलत कर दिया, N2 को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है एज कंपेरिजन टू N1। हम्म, ठीक है, N1 जो है आपका 0.5 मोल आया है। ठीक है, अब N2 की जो वैल्यू है ना वो बहुत ही छोटी है, तो आपने क्या कर दिया, इसको, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, तो डायरेक्टली आपको ये पता चल जा रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बताता हूँ, हमने एक और डिराइवेशन भी हाथों हाथ कर लिया कि x जो आपने निकाला X2, वो लिखा आपने N2/N1 + N2। अब यहाँ पर आपने कंडीशन ली कि N1 जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन N2 है, तो N2 को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, तो X2 = N2/N1। फिर हम क्या कर रहे हैं, X2 = N2 हो जाएगा आपका गिवन मास ऑफ सॉलिड अपन मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉलिड लिख देता हूँ, सॉलिड सॉलिड।
मल्टीप्लाई बाय N1। N1 क्या है, गिवन मास ऑफ बेंजीन, तो गिवन मास ऑफ बेंजीन हो गया 39 और ये हो गया मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। ऊपर चले जाएगा N1, यहाँ पर जब आप हाँ। वैल्यू पुट करोगे ना तो वो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2। और यहाँ पर x2 की वैल्यू तो आई थी 0.05 डिवाइड बाय 0.85 नॉट, और इसको हम इक्वल रख देंगे और गिवन मास की जगह यहाँ पर सॉलिड की वैल्यू कुछ दे रखी थी 5 ग्राम ना, 0.5। 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम को हम पुट कर लेंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, करके देखो क्या आ रहा है। 0.85 नॉट माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850। ओके, जरा एक चीज देखो यहाँ पर 0.5, ये 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा क्या? हाँ, बना देगा। आ जाएगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये चीज कैंसिल हो गई इससे। ठीक है, अब यहाँ पर x2 की ये जो वैल्यू आ रही है वो मोलर मास के सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। मोलर मास को भेजो ऊपर की साइड, 8.5 जाएगा यहाँ ऊपर और उसके नीचे जाएगा ये। डायरेक्टली आप जब भी हम्म। आंसर करोगे, ठीक है, आंसर तो 170 अप्रॉक्स आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, आगे। ठीक है, मतलब कैसे करा मैंने मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर ये चीज़ पता चली ना आपको कि ये, हाँ, कर लिया। बस ठीक है, 0.05 अपॉन 0.850 इजिकल टू क्या हो गया, गिवन यहाँ पर सिर्फ 1 अपॉन मोलर मास था, मैंने बस। मोलर मास को ऊपर ले लिया और 0.85 को 0.05 से वो कर लिया। अब ये 0 से 0 हटा, ये डायरेक्टली 170 आ जाएगा। हम्म। चलें, तो जब भी हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो, ठीक है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल अगर है, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हम्म। चलो, एक यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा था, अभी हमने यही चीज़ देखी कि डेल्टा पी क्या लिखते हैं हम, P1 नॉट माइनस ये रिलेटिव लेवरेज करा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को ओपन करा, मोल मोल्स ऑफ टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आपको ये पता रहे, अगर क्वेश्चन में दे भी दिया हो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं कि N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, N1 के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा है, भले ये 0.5 आया है ना, तो ये 0.5 मोल बहुत ज़्यादा है, N2 आपका मतलब होगा 0.002 समथिंग होगा, तो ये बहुत छोटे मोल्स हैं। जब 0.5 में जब आप इतनी वैल्यू ऐड करोगे तो वो नियरली अप्रॉक्स 0.5 के ही आ जाएगी, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू जो थी रिलेटिव लोवरिंग इज इक्वल टू हो गया आपका मोल्स ऑफ 2 अपन मोल्स ऑफ 1, और फिर यहाँ पर सिर्फ हमने क्या करा, मोल हमें पता ही है कि मोल क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, 4 टर्म है आपके पास, या तो पूछ लेगा गिवन मास ऑफ कंपोनेंट 1, या फिर पूछ लेगा आपको गिवन मास ऑफ कंपोनेंट 2, या फिर आपसे पूछ लेगा मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1, या फिर मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वेपर प्रेशर हम हम्म। मेजर कर सकते हैं, ये हम करते क्यों हैं जनरली, टू फाइंड आउट द मोलर मास कि इस कंपाउंड का कोई अननोन कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना होगा। ठीक है, अब जितना मोलर मास होगा हम क्या करते हैं, पहले वेपर प्रेशर नोट कर लिया, हमारे पास डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिवाइस होती है। हमने प्रेशर मेजर कर लिया है प्योर सॉल्वेंट का, तो हमें पता पड़ गया कि उसका 700 ml में जी आ रहा है। फिर हमने क्या करा कि उसमें सॉल्यूट कुछ 5 ग्राम ऐसा ऐड कर रहे हैं, अभी जैसे 0.5 करा था। ठीक है, अब 0.5 ऐड करा था, फिर कुछ वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो हमने पहले ये चीज़ सॉल्व कर ली, ये वाली। ठीक है, अब हमने जो जिसमें डिसॉल्व करा था उसका आपने वेट मेजर कर सकते हो, वेट तो इजीली कि कितना अमाउंट आपने सॉल्वेंट का लिया था, तो गिवन मास आपको 2 का पता चल जाएगा, W2 का।
हाँ, और W2 क्या है, आपने जो सब्सटेंस लिया होगा उसका मोलर मास भी पता होगा, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का आपने कैलकुलेट कर लिया होगा आपने कुछ। अगर एंटू थोड़ा अगर इस इतना नेग्लेक्ट करेंगे जितना नहीं हुआ तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मतलब कि कंपैरेटिवली, जनरली देखो यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही करते हैं ये। अब यहाँ पर अगर नहीं होती, अगर ये वैल्यू N2 की वैल्यू होती है 0.2, तो देखो 0.5 प्लस 0.2 तो 0.7 हो जाता है, और ये मैटर करता है क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपैरेबल कंपैरेबल यूनिट है, तो इसको हम ऐड कर दें। बहुत ओके। ज्यादा छोटी है यहाँ पर, मतलब कि N2 बहुत छोटा है, देखो N2 छोटा है N1 के कंपेरिजन, तो ये बहुत ही बहुत छोटा है। इसको जब मैं ऐड भी कर रहा हूँ ना तो 0.5002, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 0.5 लूँ या फिर 0.05 लूँ, क्योंकि वो 3 पॉइंट बाद आ रहा है आपका 2, हम्म। तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। चलो, अब एक और चीज देख लेते हैं। सिंपली अब हम देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, जो कि क्या है आपकी, एलिवेशन ऑफ एलिवेशन। बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी कभी क्या होता है कि सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप क्या करते हो, अगर आपने क्या करा है, सिंपली एक सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है, जैसे पानी लिया, पानी को हीट करा, अगर पानी को हीट करोगे मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज हाँ। करा तो ये लिक्विड क्या गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ठीक है, फिर हम देखेंगे एलिवेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सिंपली, इट इज अ टेम्परेचर एट विच, ठीक है, ये क्या है, सिंपली टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर जो आपका है बिकम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम जब तक अभी 8 9 10th में थे, 11th में थे, तब तक हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू वेपर, ऐसा ही देखा था। हाँ। हम्म। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो कब होता है, जब वेपर प्रेशर, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाती है आपकी एटमॉस्फेयर प्रेशर के, ठीक है, हम्म। वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो, अब हम देखते हैं एलिवेशन, कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। Okay. अब जैसे कि सिंपली हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें पानी है, वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, सॉल्ट को ऐड कर दिया, सॉल्ट को जैसे ही इसके अंदर ऐड करा, अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, सॉल्ट को ऐड करेंगे तो। हम्म। अब ये सॉल्यूशन जो है अराउंड आपका 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, बॉईल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, देखो वो दिख रहा है क्या, 100 डिग्री पे पहले बॉईल होता था, अब 101 पे हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एलिवेट हो गया है, मतलब कि इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आपका हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपने क्या करा है, सॉल्ट को ऐड करा है। ओके। चलो ठीक है, अब देखते हैं, कंसेप्ट पता चल गया क्या होने वाला है। हाँ। ठीक, ठीक। यहाँ पर बता रखा है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स 180, ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर वाटर का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू मेक अ सॉल्यूशन बॉइल, अब आपने क्या रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रही है, ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता थी, हमने इससे थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ी है, कि ये वाटर है, वाटर में आपने सॉल्यूट ऐड करा, नमक ऐड करा, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कम हो जाएगा। हम्म। अब जैसे ही वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, वेपर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो, अब जब आप जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तभी तो वेपर ज्यादा फॉर्म होगी। हाँ।
और तभी तो ये चीज बॉईल हो पाएगी, अदरवाइज क्या हो गया है, उसके वेपर तो कम हो गई है। जब तक वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो बॉईल नहीं होता है। यहाँ पर तो वेपर हाँ। प्रेशर और कम हो गया है, तो हमने क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो टू मेक अ सॉल्यूशन बॉईल द वेपर प्रेशर मस्ट बी रेज टू, हमको वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर लाना पड़ेगा, जो कि है 1.013 बार के, या फिर इसको ही आप कहते हो 1 atm। ठीक है, 1 atm तक उसको लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर 100 है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 101 होगा, या फिर 102, उससे ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, ये जो टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब कि जितने ज्यादा आपने सॉल्ट ऐड करा होगा वाटर के अंदर, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, रेदर देन देयर नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने क्या ऐड करा है। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितनी क्वांटिटी वाइज सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करें। चलो, अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, टीवी नॉट, हमने यहाँ पर टीवी नॉट जब भी लगाते हैं तो मतलब कि ये सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, प्योर का हम फाइंड आउट करते हैं कि जब भी नॉट लगाया तो प्योर सॉल्वेंट का क्या है, टीबी। टीबी जब आपको बोला है तो बॉइलिंग टेम्परेचर, बी से मतलब बॉइलिंग, टी से मतलब टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब आपका वाटर का। और टीबी आपका क्या है, ठीक है, टीबी, तो टीबी आपका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। ओके। द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीवी। जैसे कि हमने रिलेटिव वेपर प्रेशर लिखा था ना, कि डेल्टा टी लिखा था आपने, कि वेपर प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टीवी, कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है आपकी, okay, 2 मिनट रुकना, ये शायद उल्टा लिख गया है, क्योंकि टीवी की वैल्यू ज्यादा रहती है देन टीवी नॉट। एक बार चेक कर लो, मैंने गलत तो नहीं किया यहाँ पे। टीवी माइनस टी नॉट, हाँ, मैंने सही लिखा है। ठीक है, ये होता है, ये चीज़ यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है। ठीक है, मैंने मतलब कि वहाँ गलत लिख दिया है। अब ठीक है, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी क्या है आपका, सॉल्यूशन का ट्यूलिप, सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का कम होता है। ठीक है, यही चीज़ तो हमने देखी थी कि सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आपने सॉल्ट को ऐड करा तो बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट्स जब हमने करे तो हमें डायरेक्टली पता चला कि जो डेल्टा टीवी है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जब आपने मतलब थोड़ा सा अमाउंट ही है आपने ऐड करा है सॉल्यूट का, डाइल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी हमने ऐड करी है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन से। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या है बताया आपकी, मोलैलिटी। बस समझ गए। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं,
एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसको हम बोल देते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इव्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, और केबी की जो यूनिट होती है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस केबी की, चलो ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है आपका केबी, तो हम केबी की जब भी आपसे यूनिट पूछे तो डेल्टा टीबी अपॉन आप एम कर सकते हो क्या? हाँ। डेल्टा टीबी की तो हो जाएगी आपकी केल्विन, ये है आपकी हम्म, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है आपकी? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाँ ग्राम पर। पर अच्छा हाँ। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी? टीबी की, मोलर। सॉरी के की, हाँ। मोलरिटी कांस्टेंट या फिर एलिवेशन कांस्टेंट के की। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली ये याद रखना है दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। फिर हमने क्या करा, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, और यहाँ पर जैसे ही आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया के बी आ जाता है और एम। ये इस पे बॉक्स बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यूनिट का क्वेश्चन आ सकता है, ये यूनिट क्या होगी के बी की। आगे चलें। ओके। चलिए एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना। ओके, देखो, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी होता है चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। तो पहले था आपका प्योर वाटर, प्योर वाटर का हाँ। होता है आपका डेल्टा टीवी नॉट, प्योर वाटर का होता है 100। जब आपने क्या करा, इसमें कुछ सॉल्ट को ऐड करा, तो वो क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा, टेम्परेचर हाँ। इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। हम्म। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो हमने कहा चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर 101 माइनस करा आपने 100, तो ये जो चेंज हो गया, चेंज कितना हुआ है, ठीक है, वो हमें 1। पता चला। हाँ, यहाँ हम्म। पर 1 है, लेकिन सब केसेस में अलग अलग हुआ। तो ये जो चेंज होता है बॉइलिंग टेम्परेचर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के। हम्म। ठीक है, अब बस आपने जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं और इक्वल टू रखते हैं ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पर क्या हाँ। कांस्टेंट का हमने नाम दे दिया है एलिवेशन कांस्टेंट। और ये बस यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन रहती है केबी की। ठीक है, हर हर मतलब कि सब्सटेंस के लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपको मोलरिटी पूछ सकता है, या फिर मोलरिटी दे रखी है तो चेंज कितना हो रहा है टेम्परेचर में, डेल्टा टी भी पूछ सकता है, या फिर आपसे ये चीज पूछ सकता है कि यहाँ पर मोलरिटी में भी गिवन मास अपन मोलर मास, तो यहाँ आपसे मोलर मास भी पूछ सकता है कि मोलर मास फाइंड आउट करके बताओ। हम्म। ठीक है, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पता चल गया आपको? ओके। हाँ बहुत इजी है। ठीक है, अब हम सिंपली ये देखते हैं ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिटवीन द कर्व ऑफ प्योर वाटर। देखो, अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये येलो वाला। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला ग्राफ। हाँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? ठीक है, एक साइड लिया है आपने वेपर प्रेशर, दूसरी साइड लिया है आपने टेम्परेचर। तो हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो, पहले ये टेम्परेचर था, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कुछ अराउंड ये थी। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज करा ट्यूलिप। तो ये जब आपने इंक्रीज करा, तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया क्या? हम्म। आपने और इंक्रीज करा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और इंक्रीज करा, तो और वेपर प्रेशर बढ़ गया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रखे हैं हम, सॉल्वेंट। ठीक है, आपने जैसे वाटर लिया, वाटर इज द सॉल्वेंट, तो आप जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक लाइन मिली आपको, जो कि है सॉल्वेंट के लिए लाइन। ठीक है, किसके लिए मिली है? सॉल्यूट। और ये जो एक्सपेरिमेंट आपने करे हैं, ये 1 एटीएम पे करें, मतलब कि बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ओके। चलो ठीक है, अब दूसरी चीज, अब
आप मुझे बताओ जरा कि आपने पहले सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया, चलो वाटर लिया, जब आप इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हो, शुगर ऐड कर देते हो, यूरिया ऐड कर देते हो, ग्लूकोज स्टार्च सब ऐड कर देते हो, तब यहाँ पर मुझे ज़रा बताओ कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिग्री। डिक्रीज हो जाता है। तो सॉल्यूशन जब भी आप बनाते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। तो देखो ये सॉल्यूशन के लिए जो ये ब्लू लाइन आ रही है वो इसके नीचे साइड आ रही है, दिख रही है? तो सॉल्यूशन के हाँ। लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीज समझ में आई, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ आपका, जो कि चीज है, अगर मैंने एक टेम्परेचर लिया है, जरा सोचना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर वेपर प्रेशर कहीं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो जैसे कि 1 atm है, ये 1 atm की एक लाइन दिख रही है, दिख रही है क्या? हाँ। चलो, अभी जो 1 atm की लाइन है उसने यहाँ पर कट करा सॉल्वेंट को, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर जो थी सॉल्वेंट की वो इक्वल हो गई एटमॉस्फेयर प्रेशर के। जब भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है तब हम क्या कहते हैं? देखो, ये वेपर प्रेशर यहाँ पर हमने क्या हुआ कि वेपर प्रेशर इक्वल हो गई है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हम ऐसा कहते हैं क्या, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है? हाँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, नीचे जाएंगे हम, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये पॉइंट पे आपको मिल जाएगा क्या, तो उसका प्योर बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का। हम्म। ठीक है। अब आपने क्या करा, सेम आगे आप चले, आगे आप चले, आगे आप चले, यहाँ इसने सॉल्यूशन को यहाँ कट करा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर अब वेपर प्रेशर इक्वल हो गया है एटमॉस्फेयर प्रेशर के, मतलब कि अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा। हम्म। ठीक है, बॉयल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपको नीचे जब जा रहे हो, नीचे जब जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन। ठीक है, और यही चीज तो हमने फाइंड करी थी, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही तो हम डेल्टा टीबी बोलते हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में बनाने के लिए भी पूछ दे कि भाई वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करती है, तो कुछ दिमाग में हाँ। आइडिया रहना चाहिए क्या करना है। ठीक है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपने बना लिया, ठीक है, एक्स वाई पे लिया वेपर प्रेशर, यहाँ पर ले लो टेम्परेचर। ठीक है, अब पहले ये सोचो, दो चीजें हैं आपके पास, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है इन दोनों में से? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो कि सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा तो उसके नीचे कुछ लाइन होगी, ऐसी बना दो। ठीक है। अब आपको पूछ सकता है कि इसमें आपको एक्सप्लेन ये भी करो कि आप कुछ अराउंड इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बता दो यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करो, बॉइलिंग टेम्परेचर की जब भी बात हो तो आप यहाँ से एक लाइन ली और यहाँ पर उसको सिंपली स्ट्रेट कर दिया। ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर है 1 एटमोसफियर। 1 एटमोसफियर क्या होता है, आपका एटमोसफियर प्रेशर है। अब जब ये यहाँ पर इसको कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो जाता है सॉल्वेंट का किसके, एटमॉस्फेयर प्रेशर के। अब ये जब भी इक्वल हो जाता है तभी तो हम कहते हैं कि क्या ये वहाँ यहाँ पर जो टेम्परेचर शो हो रहा होगा, जितनी भी वैल्यू होगी इसकी, तो हम कह देंगे ये यहाँ पर क्या है, प्योर बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम्म। ठीक है। अब इसी लाइन में जब एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना हो गया, जब यहाँ पर सॉल्यूशन वाले को कट करा होगा, तो यहाँ पर ये जो चीज आएगी इसको हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया सॉल्वेंट का। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर हो सकती है कि आपने मुझे ये तो चीज बता दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है,
ठीक है, अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, ठीक है, अब हम बात करेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। चलो ठीक है, यही कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं एक, ठीक है, एक ये कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, कुछ भी हो सकता है अराउंड। अब यहाँ पर देखो, हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है किसका ज़्यादा होगा, तो ये ग्राफ से भी आ जाता है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ये है आया है सॉल्यूशन का, इसकी वैल्यू आ गई V1, और यहाँ से जब आपने करा इसको कट करके आया तो ये आ रहा है कुछ वैल्यू, यहाँ पर V2 आ रही है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर ऊपर जैसे जो हम जाते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो V2 की वैल्यू ज़्यादा ही होगी एज कंपेरिजन टू V। V1। अब V2 क्या है आपका, ये वाला कर्व कौन सा था आपका, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू सॉल्यूशन के। पता चला। हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। हाँ। एक बार देख लेना जो भी हमने टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है। आज हमने ठीक है। देखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना। बुक में से रीड करो, एनसीईआरटी है तो उसमें से करो, पूरा गो थ्रू करो एक बार। हम्म। ओके, बाय बाय।